नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड में पढ़ रहे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। जी हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है आपके स्कूल में। आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा लें। देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इस बार 2 पन्ने का दिया गया है। अगर आप अभी क्लास 9th में हैं और आप 2024 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका यह जो रजिस्ट्रेशन है यह कैसे भराएगा। देखिए, हर साल 1 पन्ने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता था, इस बार 2 पन्ने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया गया है। ठीक है, और इस फॉर्म में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको भरेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपको पता ही है कि छोटा सा ही मिस्टेक हुआ तो यह मिस्टेक आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट तक चला जाएगा। देखिए, फिर इसके बाद हम लोग डेट ऑफ बर्थ पे चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि यह जो डेट ऑफ बर्थ है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए आपका उम्र 14 साल होना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो गलती कर लेते हैं और क्या करते हैं, वे अपना डेट ऑफ बर्थ ऐसा रख लेते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा देते समय उनका एज है वह 18 साल, 19 साल, 20 साल तक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए कि आप कम से कम उम्र में मैट्रिक की परीक्षा दे पाएंगे, यानी 14 या 15 वर्षों में। और अभी आप डेट ऑफ बर्थ जितना बनवा लेंगे वही आपके मैट्रिक के, इंटर के हर चीज़ के सर्टिफिकेट पे रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए फ़ी कितना लगेगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यह फॉर्म कब से कब तक भराएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि दिनांक 2 नवंबर 2022 से 23 नवंबर 2022 तक की अवधि में यह फॉर्म भराएगा। ठीक है, हालांकि यह 23 नवंबर का जो डेट है यह आगे भी बढ़ सकता है। आपको हम अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे समय समय पर जैसे जैसे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम कैसे भरेंगे इस फॉर्म को। सबसे पहले तो आपको हम बता दें, अगर यह फॉर्म आपको अपने स्कूल में मिल गया है तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से आसानी से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप 2024 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तभी आपके लिए यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, इस हिसाब से आप अभी 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे। आगे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंग्लिश ब्लॉक लेटर में आपको फॉर्म भरना है, यानी कैपिटल लेटर में फॉर्म भरना है। इसके बाद देखिए आगे एक और चीज़ दिया हुआ है, ईच वर्ड विल बी सेपरेटेड बाय ए ब्लैंक बॉक्स। यानी अगर मान लीजिए आपके नाम 2 वर्ड का है तो दोनों वर्ड के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, जगह होना चाहिए। इसको हम आपको आगे बताएंगे कैसे स्पेस छोड़ेंगे आप। सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना एक रंगीन फोटोग्राफ चिपका लेंगे। उस फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होगा उसके बारे में आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि कैसा होना चाहिए। तो प्लेन वाइट और लाइट ग्रीन, यानी आपका फोटो का बैकग्राउंड यानी पीछे का भाग उजला होना चाहिए, नहीं तो हल्का हरा होना चाहिए। और आप फोटो में कंजूसी नहीं करेंगे, अच्छा वाला फोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि यही फोटो ज़्यादा चांस है आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर ही रहेगा। ठीक है, फोटो चिपकाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना साइन कर लेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में आप जैसे करते हैं आप यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कैटेगरी पे। तो कैटेगरी में 2 कैटेगरी है, रेगुलर और प्राइवेट। तो आप यहाँ पे रेगुलर टिक करेंगे। प्राइवेट वैसे बच्चों के लिए होता है जो स्वतंत्र कोटि के होते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, डायरेक्ट अपना फॉर्म भरवा लेते हैं। इनका फी भी अलग है, इनका हर चीज़ अलग है। इनको पैसा वैसा सरकारी जो पैसा होता है साइकिल पोशाक ये सब का इन लोग को नहीं मिलता है। ठीक है, आप रेगुलर ही टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए स्कूल कोड है, तो आपका स्कूल कोड 5 अंकों का होगा। आपको पता है तो लिख लेंगे, नहीं तो अपने सर से पूछ लेंगे। ठीक है, हेडमास्टर साहब से पूछ लेंगे, आपको बता देंगे। 5 अंकों का आपका स्कूल कोड होगा। इसके बाद हम आते हैं आपके स्कूल नेम पे। तो देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए भरा है, ये आपका स्कूल का नाम नहीं है, आप अपने स्कूल का नाम भरेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका नाम, स्कूल का नाम उत्क्रमित हाई स्कूल बेड़िया मुजफ्फरपुर है, तो आप इस तरह से भरेंगे, उत्क्रमित लिख देंगे, सभी कैपिटल में होना चाहिए। फिर हाई के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच वर्ड विल बी सेपरेटेड बाय ए ब्लैंक बॉक्स। हर 2 शब्दों के बीच में एक ब्लैंक बॉक्स होना चाहिए। हाई के बाद फिर छोटा एक स्पेस छोड़ेंगे, स्कूल लिखेंगे। फिर जैसे आपका स्कूल बेड़िया में है तो यहाँ बेड़िया लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक स्पेस छोड़ेंगे। फिर जिला पक्का मुजफ्फरपुर है तो आप जिला यहाँ पे मुजफ्फरपुर लिख देंगे। ठीक है, आपका जो स्कूल का नाम हो, आप जिस जिला में हो, आप इस तरह से भर लेंगे। मान लीजिए आपके नाम, स्कूल के नाम के आगे उत्क्रमित नहीं लगा हुआ है, सीधा हाई स्कूल है, तो आप डायरेक्ट यहाँ हाई स्कूल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नाम पे। मान लीजिए आपका नाम है पंकज कुमार शर्मा, यह आपका नाम नहीं है। ये मैं सारा चीज़ उदाहरण में आपको बता रहा हूँ, आपको अपने जो है वो डालना है। ठीक, तो आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पे पंकज, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर कुमार लिखेंगे, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद शर्मा लिखेंगे। ठीक है, आप इस तरह से भरेंगे। इसके बाद हम आते हैं माता के नाम में। तो देखिए, यहाँ पे माता का नाम मान लीजिए आपका रीना देवी है। ठीक है, श्रीमती रीना देवी बहुत लोग लगाते हैं। ठीक है, तो आप श्रीमती यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो आपका नाम होगा आपकी मम्मी का आधार कार्ड पे वही आप नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इंग्लिश में उसको ऐसे लिख लेंगे, दोनों शब्द के बीच में एक स्पेस छोड़ देंगे। ठीक, उसके देखिए उसी प्रकार आपके पिता का नाम मान लीजिए मोहन प्रसाद शर्मा है। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, श्री लगा देते हैं, आगे टाइटल लगा देते हैं। या फिर आपके पिताजी गुजर गए हैं तो बहुत आदमी क्या करते हैं, लेट लगा देते हैं, यहाँ पे स्वर्गीय लगाए। तो इस तरह का चीज़ आप नहीं लगाएंगे, जो नाम है सिर्फ आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है,
तो मान लीजिए पिताजी का नाम मोहन प्रसाद शर्मा है, तो मोहन स्पेस प्रसाद स्पेस शर्मा, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अब हम आते हैं देखिए डेट ऑफ बर्थ पे। देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए डेट ऑफ बर्थ में आपका यहाँ इस दोनों खंड में तारीख होना चाहिए, इस दोनों खंड में महीना होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए फरवरी है तो यहाँ पे 02 होगा, ठीक है। और इस चारों खंड में आपका साल होना चाहिए, ठीक। अच्छा, हम डेट ऑफ बर्थ कैसे करेंगे कि आपका 14 साल हो। डेट ऑफ बर्थ के बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 मार्च 2024 को आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 14 साल होना चाहिए, ठीक है। आप 2024 में परीक्षा देंगे फरवरी या मार्च में, ठीक है, तो उस समय आपका एज जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 14 साल होना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो है जो उनके आधार कार्ड में है वही लिख लेते हैं, और आधार कार्ड में तो आप जानते ही आधार जो बनाता है उसको जितना मन में आता है उतना कर देता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा देते समय वे हो जाते हैं 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, ठीक है। जबकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो उम्र है मैट्रिक की परीक्षा देते समय 14 से 15 साल तक होना चाहिए, वो ठीक रहता है, ठीक है। तो आप इसको एज अभी ही सुधरवा लेंगे और बाद में क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड सुधरवा लेंगे, ठीक है। अभी सुधरवा लेंगे तो सुधर जाएगा, बाद में मुश्किल हो जाएगा, आपसे नहीं सुधरेगा, ठीक। देखिए 14 साल आपका कैसे पूरेगा, तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मार्च 2010 के बाद की जन्म तिथि के अभ्यर्थी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए पंजीकृत नहीं किए जाएंगे। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 मार्च 2010 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। 1 मार्च 2009 होना चाहिए, ठीक है। 1 फरवरी 2010 हो सकता है, यानी 1 मार्च 2010 से पहले का होना चाहिए। अगर 1 मार्च 2010 से बाद आप रखेंगे तो आपका 14 साल नहीं पूरेगा 1 मार्च 2024 को, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर आप डेट ऑफ बर्थ अपना 28 फरवरी 2010 रखते हैं तो आप राइट 14 साल में आप अपना मैट्रिक का परीक्षा देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 28 फरवरी 2010 से पहले का होना चाहिए, या फिर इतना ही होना चाहिए, ठीक है। 2008, 9, 10 तक अगर यह है आपका डेट ऑफ बर्थ तो ठीक ठाक है, उससे ज़्यादा है तो उसको आप सुधार करवा लें। इसके बाद आते हैं 8 नंबर में जेंडर है, यानी अगर आप लड़का हैं तो आप इसमें टिक करेंगे, आप लड़की हैं तो इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं 9 नंबर में नेशनलिटी, आप इंडियन ही होंगे, जाहिर सी बात है आप इंडियन पे टिक करेंगे, ठीक है। किसी दूसरे देश के हैं तो आप इसमें टिक करेंगे। 10 में कास्ट कैटेगरी है, ठीक है। तो आप किस जाति के हैं ये आप ही जानते हैं, वो हर जाति जो है वो जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी में कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। आप अपने सर से पूछ लेंगे या फिर आप अपने घर में जो आपके पढ़े लिखे होंगे उनसे पूछ लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका जो जाति है वह किस कैटेगरी में है, आपको बता देंगे, आप वहाँ से यहाँ पे टिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए है 11 नंबर में डिफरेंटली एबल्ड, यानी अगर आप किसी अंग से विकलांग है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। यह विकलांगता वालों के लिए है, ठीक। अगर आप विकलांग है किसी, या फिर दिव्यांग उनको कहा जाता है आजकल, ठीक है, तो आप किसी अंग से विकलांग या दिव्यांग है तो आप यहाँ पे लिखेंगे भी कि किस अंग से आपको किस अंग में आपको समस्या है, ठीक। चलिए नहीं है तो यहाँ पे नो टिक करेंगे। अगला है रिलीजन यानी धर्म, आप हिंदू है तो हिंदू में टिक करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम में टिक करेंगे, जिस धर्म के होंगे उस धर्म में टिक कर देंगे, ज़्यादातर बच्चे हिंदू या मुस्लिम ही होंगे, ठीक है। चलिए अगला है एरिया, एरिया में दो खंड है, रूरल और अर्बन, यानी अगर आपका घर गांव के आसपास में है, कहीं गांव में है, ठीक है, तो आप यहाँ पे रूरल में टिक करेंगे, और अगर आप शहर में हैं, ठीक है, आपका घर शहरी क्षेत्र में है तो आप अर्बन टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैरिटल स्टेटस में, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड पे टिक करेंगे, आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड पे टिक करेंगे। ज़्यादातर बच्चों जो होते हैं वो बिना शादीशुदा के होते हैं, 14-15 साल में कौन शादी करेगा, तो आप यहाँ पे अनमैरिड टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे है मोबाइल नंबर, सही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, 10 अंकों का मोबाइल नंबर। इसके बाद हम आते हैं, देखिए यहाँ पे 16 और 17 नंबर है जो कॉलम है, इसमें बहुत ही सारा चीज़ लिखा हुआ है, इतना समझने का आपको ज़रूरत नहीं है, हम एकदम आसान भाषा में आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको आधार कार्ड बन गया है तो आप यहाँ पे आधार नंबर अपना लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे साइन वाइन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है, अभी तक किसी कारणवश आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर कहाँ से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो आपको क्या करना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा कि मेरा आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, और आपको यहाँ पे साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चों का आधार कार्ड बन ही गया है, तो ये सब साइन करने का कोई झमेला नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे आधार नंबर लिख दें, ठीक। जैसा कि मैंने बताया था, आप ये जो फॉर्म है 2 पन्ने का है, तो हम चलते हैं अगले पेज पे। इसके बाद आते हैं हम ईमेल आईडी पे। तो देखिए मान लीजिए आपका ईमेल आईडी pankaj0137@gmail.com है, तो आप इस तरह से लिख देंगे, बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी देखिए आसानी से मोबाइल पे खुल जाता है, आप अगर आपके मोबाइल में नेट है,
आपके मोबाइल में सिम लगा हुआ है तो आप आसानी से बना सकते हैं, या फिर आपके घर में अगर मोबाइल नहीं है तो आप किसी कंप्यूटर की दुकान में जाके आप वहाँ से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर ज़रूरी है, ठीक है, मोबाइल लेकर जाना होगा, ये कंपलसरी है, ठीक। चलिए अगला है एड्रेस। एड्रेस कैसे भरेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान से देखिए, भी आपका जो एड्रेस है उसमें विलेज होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ठीक। उसके बाद पुलिस स्टेशन होना चाहिए, पीएस कहाँ है आपका, थाना, ठीक है। उसके बाद जिला होना चाहिए, आप किस जिला में रहते हैं। ये चारों चीज़ एकदम मस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यह चारों चीज़ जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड आपके एरिया कितना है आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप अपने घर में किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछ ले, या फिर स्कूल में आप पूछ लेंगे कि सर मेरा पिन कोड क्या होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स पे। देखिए इसमें अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ आईएफएससी कोड डालना है और यहाँ पे नेम डालना है बैंक का। तो आपका जो बैंक का पासबुक होगा जो आपको मिला होगा उस पर खाता नंबर लिखा होगा, ठीक है, आप यहाँ पे खाता नंबर डाल देंगे, ठीक है। आपके बैंक का जो पासबुक है उस पर आईएफएससी कोड भी होता है, तो उस कोड को आप यहाँ पे लिख देंगे। आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लेंगे, आपको बता देगा वहाँ आपके पासबुक में कहाँ पे अकाउंट नंबर है और कहाँ पे आईएफएससी कोड है, ठीक है। नहीं तो आप अपने सर से पूछ लेंगे। इसके बाद है बैंक का नाम आपको लिखना है, आपको किस बैंक में खाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो यहाँ लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में है तो यहाँ पे लिख देंगे पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बैंक डिटेल इस 20, 21 और 22 नंबर खंड में आप अपना डाल लेंगे, ठीक। अब चलते हैं हम 23 नंबर पे, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे आप आपको अपने शरीर के 2 निशान को यहाँ पे लिखना है। तो ध्यान से देखिए, आपके शरीर पर 3 तरह का निशान हो सकता है। देखिए ए मोल हो सकता है, मोल का मतलब होता है तिल, तिल तो हर आदमी के शरीर पर होता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि ए मोल ऑन, अगर आपके गाल पे है तो ए मोल ऑन चिक, अगर आपके नाक पे है तो ए मोल ऑन नोज, अगर आपके पैर में है तो ए मोल ऑन राइट लेग या फिर लेफ्ट लेग, जहाँ है आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कट मार्क, यानी कभी बचपन में कट वट जाता है हाथ पैर या फिर कहीं पे, तो कट मार्क का निशान हो जाता है, ठीक है, कटा हुआ का चिन्ह। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं ए कट मार्क ऑन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, मिडिल फिंगर, इस तरह से जहाँ पे भी हो निशान आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ए वाउंड मार्क। वाउंड का मतलब होता है घाव। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, बचपन में कभी घाव हो गया तो उसका निशान रह जाता है, तो आप उसका भी निशान दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाएं हाथ में है तो आप लिख सकते हैं ए वाउंड मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, दाहिने हाथ में है तो ए वाउंड मार्क ऑन राइट हैंड। तो इस तरह से आप अपना इसमें दोनों खंड में जो भी निशान है आपके शरीर में भर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट ऑफर्ड, यानी आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको थोड़ा अच्छे से समझें, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो होता है MIL और SIL। MIL में अगर आप बहुत सारे हिंदू जो बच्चे होते हैं वह हिंदी सेलेक्ट करते हैं और जो मुस्लिम बच्चे होते हैं वह उर्दू सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप MIL में हिंदू सेलेक्ट, यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर आप MIL में हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो संस्कृत लेना होगा, नहीं तो भोजपुरी लेना होगा, बाकी ये सब चीज़ नहीं लेना होगा, ठीक है। अगर आप हिंदी लेते हैं तो संस्कृत या भोजपुरी। तो देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, हिंदी और संस्कृत ले लेते हैं, तो और संस्कृत तो उनको समझ में कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए संस्कृत के बदला में आप भोजपुरी ले सकते हैं, यह एकदम ईजी है, आसानी से आप इसमें लिख भी सकते हैं। इसके लिए हम डिटेल वीडियो हम भी बना चुके हैं, इसका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, और इसका क्वेश्चन पेपर भी बता चुके हैं कितना आसान होता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक आपको डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप हिंदू है, हिंदी ले रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, संस्कृत और भोजपुरी का। और अगर आप मुस्लिम हैं और आप यहाँ पे MIL में उर्दू ले रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, NLH, ठीक है, नॉन हिंदी, और आप भोजपुरी भी ले सकते हैं, ठीक है। उर्दू ले रहे हैं तो NLH भोजपुरी, और हिंदी ले रहे हैं तो संस्कृत और भोजपुरी, इस दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उर्दू ले रहे हैं तो फिर आपको इस दोनों में से कोई एक लेना होगा, भोजपुरी या NLH, ठीक है। भोजपुरी मेरे समझ से थोड़ा ज़्यादा आसान है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, इसका लिंक मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए कंपलसरी जो है, यहाँ पे कंपलसरी मतलब होता है आपको लेना ही है, पढ़ना ही है, चाहे जो भी हो। तो ये जो चारों चीज़ है यह कंपलसरी है आप सभी के लिए। तो ये क्या करना है, सभी को चारों को टिक करना है आपको, आप सभी बच्चों को टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसमें से कोई एक, इस दोनों में से कोई एक, और यहाँ पे संस्कृत और भोजपुरी या फिर NLH, इस तीनों में से कोई एक, ठीक, बता चुके हैं कैसे करना है। सो चलिए इसके बाद है यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, होम साइंस इन लिeu ऑफ मैथमेटिक्स और म्यूजिक इन लिeu ऑफ साइंस। मतलब अगर आप आँख से दिव्यांग है, आँख से अगर आपको नहीं दिखता है तो आप मैथ के बदला में होम साइंस ले सकते हैं, आपको यहाँ पे टिक करना होगा। और साइंस के बदला में आप म्यूजिक ले सकते हैं, आपको यहाँ पे टिक करना होगा, अगर आप दिव्यांग हैं आँख से तब, ठीक है, वरना आपको इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है देखिए ऑप्शनल। तो देखिए यहाँ पे 6 सब्जेक्ट ऑलरेडी पुर गया, 1 सब्जेक्ट इसमें, 1 सब्जेक्ट इसमें, 2 और 4 यहाँ,
ठीक है, 4 और 2 6 हो गया। ठीक, देखिए इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, इंग्लिश में आप पास करें या फेल करें इससे कोई मतलब नहीं होता है। मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट होता है, यह 3 और इसमें से एक 4 और इसमें से एक 5। ठीक है, इसके अलावा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आपको मन है तो, और नहीं मन है तो नहीं ले। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, लगभग सभी बच्चे नहीं ही लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लेना होगा तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको नहीं पढ़ने का मन है तो मत ही लीजिए, अच्छा है। इसके बाद आगे है देखिए 25 नंबर में व्यावसायिक शिक्षा। देखिए यह कॉलम इस बार से ऐड हुआ है, नई शिक्षा नीति जब लागू हुआ है तो यह नई शिक्षा नीति का यह चीज़ है। ठीक है, यह जो है यह सभी स्कूलों में नहीं है। ठीक है, कुछ जिलों के कुछ ही स्कूलों में इसको लागू किया गया, यानी पूरे बिहार में मुश्किल से 45 से 50 स्कूलों में इसको लागू किया गया है। ठीक है, यह नई शिक्षा नीति के द्वारा जो लाया गया था कि 9th क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा को पढ़ाना है। ठीक है, तो इसको प्रयोग के तौर पर इस बार से ऐड किया गया है कुछ स्कूलों में, सारे स्कूलों में यह चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें से किसी एक में आप टिक कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। किस किस स्कूल में इसका पढ़ाई होने वाला है तो इसका भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, किस किस स्कूल में इसका पढ़ाई होने वाला है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यह सारे स्कूलों में नहीं है, आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि अगर आपके स्कूल में इसमें से किसी का पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा का पढ़ाई हो रहा है और आपको इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट करना भूलेंगे नहीं, जरूर से जरूर सिलेक्ट करेंगे। यह बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, अब यह अच्छा चीज़ कैसे है, तो आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 20 नंबर आपके शिक्षा के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 30 नंबर का ही आपका परीक्षा होगा। ठीक, बाकी क्या है, प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में तो आपको पता है बहुत अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, 50 नंबर का है तो 45 नंबर तो आसानी से मिल जाएगा, 20 नंबर का है तो 18-17 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक, मात्र 30 नंबर का ही लिखित परीक्षा आपको देना होगा। तो अगर मान लीजिए आपके स्कूल में हो रहा है यह चीज़, तो आप इसको जरूर ले लेंगे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि अगर आपके स्कूल में यह पढ़ाई हो रहा है तो निम्नलिखित में से किसी एक का चयन कर परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। ठीक है, आपको लेना ही पड़ेगा किसी एक को, अगर आपके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है तो। आगे चलते हैं घोषणा में। देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। देखिए यहाँ हम यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिए हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, पेरेंट या गार्जियन, या कहने का मतलब अपने माता पिता से यहाँ पे साइन करवाना है। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में कुछ में भी आप करवा लेंगे अपने माता या पिता से। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए हिंदी में करना है साइन यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में करना है स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे और इंग्लिश में यहाँ पे। ध्यान आप देंगे कि आपका जो साइन होना चाहिए वो इस खंड के अंदर में ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस खंड के बाहर निकाल देते हैं, तो ध्यान देंगे कि यह जो साइन है यह स्कैन होता है। ठीक है, और खंड के अंदर में रहेगा तो यह साइन आपका अच्छे से आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे उगा हुआ रहेगा। ठीक है, बाहर निकाल देंगे तो आपका गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो आप हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में यहाँ लिखेंगे तो ध्यान देंगे खंड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीचे है हेडमास्टर साहब आपके यहाँ पे साइन और मोहर करेंगे, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको इतना फॉर्म भर के आपके स्कूल में दे देना है। अब चलते हैं, हम समझते हैं इसका फी कितना लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, समिति के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी किया गया उसमें पंजीयन के लिए जो शुल्क है वह नियमित कोटि के छात्रों के लिए है 320 रुपया और प्राइवेट यानी स्वतंत्र वालों के लिए है 450 रुपया। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादातर बच्चे नियमित कोटि के ही होंगे तो आपको 320 रुपया फी लगेगा। देखिए यह पंजीयन फ़ी है। ठीक है, इसके अलावा स्कूल फ़ी भी लगता है, तो अगर आपने स्कूल फ़ी दे दिया होगा एडमिशन के समय तो आपको स्कूल फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, आपको सिर्फ यही फ़ी लगेगा। और अगर आपने स्कूल फ़ी नहीं दिया है तो आपको स्कूल फ़ी भी देना होगा, वो आपका स्कूल मैनेज करेगा कि कैसे हमको फ़ी कलेक्शन करना है। ठीक है, तो स्कूल फ़ी कितना लगता है 9th क्लास में, इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं। आप यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे उस वीडियो का लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं कि 9th में कितना फ़ी लगता है स्कूल फ़ी और 10th क्लास में कितना स्कूल फ़ी लगता है। ठीक है, तो वो स्कूल फ़ी अलग है और उसके अलावा यह पंजीयन का फ़ी आपको इतना देना होगा, यह अलग है। ठीक है, और इस पंजीयन के फ़ी के अलावा अगर आपको स्कूल से 100 रुपया तक एक्स्ट्रा लिया जा रहा है तो आप ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि प्रिंट आउट करवाने में खर्चा है। ठीक है, डमी एडमिट कार्ड, डमी रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन, ये सब ऑनलाइन करवाने में बोर्ड के द्वारा स्कूल को पैसा उतना मिलता नहीं है। ठीक है, तो 100 रुपया तक एक्स्ट्रा आपसे मांगा जा रहा है तो आप उसमें नाखून नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा अगर आपको मांगा जा रहा है तब ये आप पूछ सकते हैं अपने स्कूल में कि किस चीज़ का फ़ी लग रहा है। चलिए, तो आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको यह फॉर्म भरना है। ठीक है, आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर ले, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को कृपया लाइक कर दे और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कर दे, जो भी इस बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालने वाले हैं उनको प्लीज़ आप शेयर कर दे ताकि उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का मिस्टेक उनसे नहीं हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय, पढ़ते रहें, खुश रहें।